नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 12वीं अन्यवारी हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हम पिछले 1.5 महीने से इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। हमने पद्य भाग के कुछ अध्याय पढ़े, गद्य का एक पाठ पढ़ा जो पूर्वोत्तर की क्लास में था, और आज अपन गद्य का अगला अध्याय जो जैनेन्द्र कुमार का है, बाजार दर्शन। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण ये एक पाठ जो जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित एक निबंध है, इसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में आता है। जैनेन्द्र का लेखक जैनेन्द्र कुमार जो कि एक उपन्यास सम्राट और कहानीकार हैं, मनोवैज्ञानिक कहानियों के प्रेरणता है। उनका जीवन परिचय, साहित्य परिचय के बारे में प्रश्न पूछते हैं तथा इनके द्वारा रचित जितने भी निबंध हो, उपन्यास हो, कहानी हो, उसका मूल संदेश, उस कहानी का मूल या उस कथा का, उस निबंध का मूल उद्देश्य क्या है, वो जरूर परीक्षा में 3 नंबर का प्रश्न बनता है। तो आज अपन इस वीडियो में पूरा पढ़ेंगे। आप ये वीडियो पूरा देखें। गद्यांश के पाठ भी पद्यांश के पाठों के जैसे महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड की परीक्षा को लेकर। इसीलिए आप पूरा वीडियो देखें तथा ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, इसको अच्छी तरह से देखें। हिंदी साहित्य के कहानीकार और उपन्यास सम्राट जो कि आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं, जैनेन्द्र कुमार। इन्हें मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तक कहा जाता है, जिन्होंने मनोविज्ञान से संबंधित कहानियां और मनोविज्ञान से संबंधित कथाएं लिखी हैं। आपका जन्म 1905 अलीगढ़ यूपी में हुआ। मूल नाम आनंदी लाल था। उपनाम व्यक्तिक अध्ययन के अग्रदूत। व्यक्तिक अध्ययन से तात्पर्य है कि व्यक्तिगत रूप से मन का अध्ययन करने वाला, हिंदी के सरद तथा मनोवैज्ञानिक काव्य धारा के प्रवर्तक रहे। ये इनके उपनाम में प्यारे विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण है। इनका निधन 1990 ईस्वी में हो गया था। इनकी प्रसिद्ध कहानियों की अगर अपन चर्चा करें तो सबसे प्रसिद्ध कहानी इनकी जो है वो है ध्रुव तारा, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, वातायन, एक गौ, 2 चिड़िया, फांसी, पाजेब, जाह्नवी, पत्नी, मास्टर साहब, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पान वाला आपने और सुमित्रानंदन पंत ने साथ में लिखी है, अपना अपना भाग्य, तपोभूमि। ये इनकी प्रसिद्ध कहानियां थी जो साहित्य के अंतर्गत प्रसिद्ध है, साहित्य के अंतर्गत प्रसिद्ध मानी गई है। उसके बाद आता है इनके उपन्यास। उपन्यास में परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, अनाम स्वामी, अनंतर, जयवर्धन, मुक्तिबोध, दशार्क, ये इनका अंतिम उपन्यास था। इन्होंने कुल 11 उपन्यासों की क्या की है प्रिय विद्यार्थियों, रचना की है। इनके निबंध संग्रह के बारे में अगर अपन चर्चा करें, निबंध संग्रह के बारे में अपन बात करें तो कौन कौन से हैं, तो इनकी प्रमुख जो उपन्यास हैं जो हमने पढ़ा, और इनके निबंध संग्रह की चर्चा करें तो प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य और श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, मंथन, गांधी नीति। इन्होंने संस्मरण भी लिखे, ये और वे, मेरे अटकाव, भाग्य और पुरुषार्थ, काम और परिवार व प्रेम, समय सिद्धांत और हम। जीवनी इनका प्रमुख प्रसिद्ध रही है अकाल पुरुष गांधी को लेकर लिखी गई 1968 ईस्वी में।
पुरस्कार 1966 ईस्वी में मुक्तिबोध उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, भारत भारती सम्मान भी मिला और 1970 में पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। तो आइए बच्चों, अब अपन देखते हैं कि ये जो बाजार दर्शन है, इस बाजार दर्शन से हमें किस प्रकार लेखक जैनेंद्र कुमार अवगत करवाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं बाजार दर्शन। जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों हमने समझा है कि कोई भी अध्याय पढ़ने से पूर्व, अध्याय पढ़ने से पहले हमें उनका सामान्य पाठ परिचय जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित परीक्षा में, बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न भी बना है, प्रश्न भी आया है और इसके लिए अपने को ये ज्ञात होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, बाजार दर्शन जो है वो जैनेंद्र कुमार का एक वैचारिक निबंध है। प्यारे बच्चों, आप साथ साथ में लिखते रहें, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरे पाठ का मैं सार इसमें बता रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आप लिखें। बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाठ है ये। इस वैचारिक का मतलब होता है विचारों का, जिसमें विचारों से संबंधित बातें बताई गई होगी और मनुष्य को विचार के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई होगी। आजकल बाजार का जादू जो हमारे ऊपर चल पड़ा है और उस जादू से हमें किस प्रकार बचना है, ये जादू कहाँ कहाँ से हमारे हृदय में, मन मस्तिष्क पर छाता है और किस तरीके से ये हमारा शोषण भी कर लेता है, इसकी पूरी चर्चा वैचारिक रूप में डॉक्टर जैनेंद्र ने अपने इस निबंध में की है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने अर्थशास्त्र के प्रमुख धारणा बाजार का यथार्थ रूप दिखाकर अपनी सार्थकता पर सवाल उठाई है कि अर्थशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र सही मायने में क्या होता है, जिससे उपभोक्ता को लाभ मिले, जिससे उपभोक्ता को लाभ के साथ साथ अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए साधनों की प्राप्ति हो, वह होता है बाजार। मनुष्य को आवश्यकता अनुसार ही बाजार का सही उपयोग करना चाहिए। मनुष्य को आवश्यकता अनुसार बाजार का सही उपयोग से तात्पर्य यह है कि मनुष्य जितना अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बाजार को काम में लेगा, उतना ही उसका मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा। वरना आपने देखा होगा, बाजार में आप जब कभी भी जाते हो तो आपके ऊपर बाजार का जादू छाया रहता है। आप चमक दमक में फंस जाते हो और जो चीज काम की नहीं है उस चीज को भी घर पर उठा के लेके आ जाते हो और वो बिना काम की पड़ी रहती, फिर कोई काम नहीं आती। तो ऐसे अनीति शास्त्र से हमें बचने के लिए लेखक ने कहा है, अन्यथा उसकी चमक दमक के जाल में फंस गए तो हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर बेकार ही हो जाएंगे और हम बेकार के क्षेत्र में घूमते रहेंगे और हमें कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है सिवाय मानसिक पीड़ा के। इसी मूल भाव को जैनेंद्र ने कभी दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा को की तरह हमें समझाया है। इसमें देखा चूर्ण जी का जो चूर्ण बेचने वाले भगत जी, उनका उदाहरण दिया जाएगा यहाँ पर कि जितना काम करते हैं उतना ही बाजार में जाकर चीजें लाई, उससे काम किया और उसको सही किया। उन्होंने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र कहा है। अनीति का मतलब अन्याय का शास्त्र। यह निबंध उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद की मूल अंतर वस्तु को समझाने में बेजोड़ है। उपभोक्तावाद का तात्पर्य होता है उपभोक्ता क्या चाहता है और बाजार उसे कितना समर्थ करता है, कितना संतुष्ट करता है। जैनेंद्र कुमार पर गांधीवादी बात का बहुत अत्यधिक प्रभाव था। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लेखक ने जो चूर्ण जी हैं, चूर्ण बेचने वाले भगत जी थे, उन भगत जी का सुंदर उदाहरण देकर मनुष्य के लिए एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी है ताकि वो समझ जाए कि हमें बाजार का उपयोग किन किन दृश्य से करना चाहिए। आप घर से जब कभी निकलते हो तो आपका मन खाली रहता है, आपका मन भरा नहीं रहता। मन खाली रहने से क्या होता है, आप बाजार से ऐसी वस्तुएं उठा लेके आ जाते हो जिन वस्तुओं का आपके लिए कोई उपयोग नहीं है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मन हमेशा भरा हुआ होना चाहिए कि मुझे घर से निकलते कि जैसे मुझे एक पेन ही चाहिए,
एक कलम ही चाहिए, लेकिन बाजार में जाता है तो बाजार का जादू देखता है कि बहुत सारी किस्म की, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की कलम मौजूद है वहां पर, तो वो उस चकाचौंध में छा जाता है और नहीं चाहते हुए भी वो बहुत सारी चीजें खरीद लेके आता है। तो इस पूरे क्रियाक्रम में सबसे बड़ा अहम मुद्दा होता है आपका परचेजिंग पावर, कि आप खरीदने की ताकत कितना रखते हो। और वही परचेजिंग पावर बाजार के बाजार दर्शन को न्योता देता है। प्यारे विद्यार्थियों, जेब गर्म हो और आपका मन खाली हो, खुला हो, तो बाजार आपको न्योता दे रहा है कि आओ, लूटो, ले जाओ और जितना चाहते हो ले जाओ, चाहे वो आपके लिए अच्छी है, चाहे वो आपके लिए बेकार है, चाहे कैसी भी वस्तु है, उसे आप अपने घर पर ले जाओ। और लोग लेके भी जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये आप अपने ऊपर भी करके देखना कि अपन कितना बाजार का दुरुपयोग कर रहे हैं चकाचौंध में आकर। तो आइए बढ़ते हैं मूल पाठ की तरफ, जैनेंद्र कुमार के वैचारिक निबंध की तरफ। तो कवि का मूल पाठ और उसके अंतर्गत थोड़ा सा मैं आपको निबंध का परिचय करवा देता हूं। प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा और बाजारवाद का गहरा मंथन गया है। लेखक की यह मानना है कि बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। बिल्कुल, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बाजार से हो सकती है। यह विक्रेता और क्रेता दोनों के मन में संतोष और तृप्ति के भाव को जगाता है, संतुष्ट करता है। लेकिन उपभोक्तावादी परंपरा में आज बाजार को अपनी आर्थिक संपन्नता के घमंड प्रदर्शन का साधन बना दिया है। देख लीजिए आप, लोग जो रुपए पैसे वाले हैं, आप पूंजीपति लोग हैं, वो किस प्रकार से अपने घमंड का परिचय करते हैं। हम बिना आवश्यकता के अकारण ही बाजार से अनाप शनाप वस्तुएं खरीद लेते हैं। तो इससे बाजार में क्या बढ़ता है? कपट बढ़ता है। प्यारे बच्चों, कृत्रिम अभाव बनता है और महंगाई बढ़ती है। आज ग्राहक और विक्रेता दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार से अपने विनिमय और अर्थतंत्र की क्षति पहुंचा रहे हैं। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अर्थव्यवस्था के लिए घातक है, क्योंकि जिन वस्तुओं का कोई उपयोग ही नहीं अगर आप लेके आओगे तो भाव यूं ही बढ़ने हैं। धन का दुरुपयोग व दंभ हानिकारक है। बाजार हमारी संतुष्टि के लिए होता है, न कि असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या देने के लिए। यानी जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है उन वस्तुओं को ही आप बाजार से खरीदें, अन्यथा आपको बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं अपन मूल पाठ। बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूं, लेखक बता रहा है अपने अनुभव को। मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे एकदम बहुत से बंडल पास थे। या आप अपने ऊपर भी देखें, आप बाजार में जाते हो तो एक चीज लेने के लिए लेके कितनी आते हो। मैंने उनकी ये दशा देखकर कहा, अरे ये क्या है? बोले, ये जो साथ थी। अब यहाँ ये जो साथ थी कौन? पत्नी। भाई वो कहेगी वैसी वस्तु तो लानी पड़ेगी। उनका आशय था ये पत्नी की महिमा है, नमो नमो पत्नी महारानी है, ये पत्नी की महिमा है। और उसी पत्नी की महिमा का लेखक भी कायल है, उस महिमा का मैं भी कायल हूं। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है, और वह यह है कि यह बात में पत्नी की ओट ली जाती है कि इन्होंने कहा था सामान लाने के लिए और मैं लेके आ गया। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, विशेष के साथ है। वह तत्व है मनी बैग, यानी पैसे की गर्मी या एनर्जी। मैंने कहा परचेजिंग पावर, मैंने आपको बताया था परचेजिंग पावर क्या है। परचेजिंग पावर की ताकत कितनी है, कितना वो आपको प्रभावित कर रहा है, उसके बारे में लेखक ने यह बात यहां पर बताई है। अब लेखक यहां पर परचेजिंग पावर की बात कर रहा है। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे तो खूब है और घर में छप्पर भी नहीं है, तो फिर उस पैसे का क्या लेना देना? लोग भी कहते हैं बहुत कंजूस है भाई, कुछ करता खरीदता नहीं है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर पाल असबाब, असबाब का मतलब होता है कि भोग विलास की वस्तुएं, भोग विलास की सामग्री, मकान कोठी तो अनदेखे में दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का क्या है? रस है। परचेजिंग यानी खरीदने, पावर यानी शक्ति। आप खरीदने की आपके पास कितनी शक्ति, आप कितना
खरीद सकते हो। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी हैं। बहुत से ऐसे लोग जो संयम बरतते हैं, धैर्य समझते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान भी होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वो पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चित समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं। वह खुद पैसे से जुड़ा होने पर उसका मन गर्व से भरा फूला रहता है, अर्थात वह पैसे को जोड़ जोड़कर अपने बुद्धि और संयम और धैर्य के साथ वो इस बात को भी बता देता है कि मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए। मैंने कहा, ये कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया और कहा, ये देखिए, सब उड़ गया, यानी सब खर्च हो गया। जितना भी पैसा पर्स में था खर्च हो गया, क्योंकि मन खुला था। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो बता दो। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता तो सामान और आ जाता। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया है तो किसके कारण? परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। इसी की सहायता से प्यारे बच्चों, आज लोगों के पास अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह बढ़ता जा रहा है, और इन्हीं अनावश्यक वस्तुओं के संग्रह से बढ़ने के कारण वो अपना जीवन सही ढंग से जी भी नहीं पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह हमेशा तृष्णा, ईर्ष्या, लोभ, मोह के जाल में फंसे रहते हैं, और इस चक्कर में वो बहुत कुछ अनेक वस्तुओं को अपने पास रख लेते हैं, खरीद लेते हैं, जिनका उपयोग उनके जीवन में नगण्य है। ठीक है, तो उन्होंने परचेजिंग पावर की बात बता दी, लेकिन ठहरिए जरा, रुकिए। इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे हमें भुलाना नहीं चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत बड़ा हाथ है, और वह है महत्व बाजार का। बिल्कुल, बाजार में किस प्रकार से आपको आकर्षित किया, बाजार ने आपको किस प्रकार से प्रभावित किया, और आप कितने उसके जादू में फंस गए, और वहीं से आपकी परचेजिंग पावर फेल हो जाती है। प्यारे बच्चों, आप बाजार जैसा कहता है वैसा उसे कर लेते हो, आप उसे प्रभावित होते हो, जो नहीं चाहिए वो भी चीज़ आप लेके आ जाते हो। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ही ले आए? मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो इसमें न फंसे, आकर्षित होकर फंस ही जाता है, और वह उसे लेकर ही दम लेता है। मैंने कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है, कोई बात नहीं, आओ मुझे लूटो और लूटते रहो, सब भूल जाओ, सिर्फ मुझे देखो, मेरा रूप किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूं, यह बाजार कह रहा है। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? अजी आओ भी, आप भी कभी बाजार गए हो तो आप बाजार में कोई एक वस्तु लेने के गए हो, लेकिन कहता है कि नहीं सर, एक और अच्छी वस्तु आई, देख तो लीजिए, देखने के पैसे थोड़ी ना है, देख तो लीजिए। वो इस तरीके से आपको अपनी बातों में फंसा देता है, आपको उस बाजार के मोह माया में घेर लेता है कि आप न चाहते हुए भी वहां से बहुत कुछ वस्तुएं खरीद कर लाते हो। ये है बाजार का प्रभाव प्यारे बच्चों, है? इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है। हमेशा ध्यान रखना, तिरस्कार जगाता पर तिरस्कार नहीं जगा। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण चुप होता है, शांत होता है, मूक होता है, उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह देखो तो कितना सामान अच्छी तरीके से यहाँ पर मिलता है, और हमें इस प्रकार से इसको प्रयोग में लेना चाहिए। और इसी असबाब के क्षेत्र के लिए, इसी असबाब को बढ़ाने के लिए वो क्या नहीं करता प्यारे बच्चों, वह हर संभव प्रयास कर लेता है। उनके मन में यही ईर्ष्या और यही भाव आता है जिससे उसका परचेजिंग पावर बढ़ जाता है और अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह भी बढ़ जाता है। तो लेखक ने
किस प्रकार बाजार की बात बताई हमने देखी। आगे चलते हैं। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना में विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या के घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना देता है अगर आप वहां से खरीदारी नहीं करते हो। एक और मित्र की बात करते हैं। ये दोपहर के पहले गए बाजार में कई शाम को वापस आए और आए तो खाली हाथ। उनका मन भरा था प्यारे बच्चों। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए कुछ भी नहीं? कुछ तो लेके आते घर के लिए। हाँ, पर यह समझ ना आता कि न लूँ तो क्या है। सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ लूँ। इससे मैं कुछ भी थोड़ा क्या था, प्रभावित था। इसीलिए मैं वहां से कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा खूब भाई, अच्छी बात है, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास्त ही होगा, नहीं गति नहीं होगी और नहीं कर्म होगा। अब बात करते हैं बाजार के जादू की, जो आपके मन तक कैसे पहुंच जाता है बच्चों, कैसे आपको जकड़ लेता है और जकड़कर आपको किस तरीके का बना देता है, उस बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। बाजार एक जादू है। बाजार एक जादू है और वह जादू आंख की राह काम करता है। अंडरलाइन कर लेना, बाजार का जादू किसकी तरह काम करता है? आंख की तरह। यानी आप बाजार से कब प्रभावित होंगे? आंख के माध्यम से। बाजार आपके ऊपर जो भी मोह माया का जाल फेंकेगा तो वो किस सहारे आपके हृदय तक पहुंचेगा? आंख के सहारे। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे इस जादू की भी मर्यादा है। अगर जेब भरी हो मन खाली हो। इन बातों को अंडरलाइन कर लो आप। जेब भरी हो मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। ध्यान रखना, जेब खाली, जेब भरी मन खाली हो तो आप देखो फिर बाजार आपके ऊपर कैसा हावी होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस पर पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किनकी मानने वाला, ले लेगा। मालूम होता है यह भी लूं वह भी लूं, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, ये भी ले लूं, पर यह सब जादू का असर है। और किसके जादू का असर है प्यारे बच्चों? बाजार के जादू का असर है। और यही बाजार का जादू आंख के सहारे आपके मन मस्तिष्क पर छा जाता है और मन मस्तिष्क पर छाकर आपको यह लाचार बना देता है कि आपको वह वस्तु खरीदनी ही पड़ती है। जादू की सवारी उतरी की पता चला है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं होती। जब आप बाजार से चीजें तो लेके आ जाते हो और जब उसका नशा उतरता है तब आपको मालूम चलता है कि इस चीज की तो हमारे मन में, हमारे जीवन में कोई जरूरत ही नहीं थी। जादू की सवारी उतरी की पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, बल्कि खलल यानी असंतोष प्रकट करती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर से मिल जाता है, पर इससे अभिमान की किल्टी की और भी खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह पकड़ी रहेगी? नहीं। अगर आपका मन ढीला है, आपका मन खाली है, आपके मन पर इसका प्रभाव अत्यधिक छा गया तो आप निश्चितता से समझ लीजिए कि बाजार आपको छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा उपाय है। यह वह है कि बाजार जाओ तो मन खाली नहीं हो। अगर आपको इससे बचना है तो आपका बाजार जाते समय मन भरा हुआ होना चाहिए। मन खाली हो तब बाजार मत जाओ, आप बाजार के चक्कर में फंसोगे नहीं।
कहते हैं कि लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। अगर आपको गर्मी में घर से बाहर निकलना तो पहले आप भरपेट पानी पी लेते हो। पानी भीतर हो, लू का तपन व्यर्थ हो जाता है, कोई लक्षण, कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, बाजार तुमसे तुम्हारी वाहवाही करेगा कि भाई वास्तव में ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने अपनी आवश्यकता अनुसार ही वस्तुओं को अर्जित किया है, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता यही है कि आवश्यकता के समय काम आना। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि एक बाजार की कृतार्थता क्या है कि मनुष्य की आवश्यकता के समय काम आना और उसे वह वस्तु दे देना जिसकी उसकी क्या है, आवश्यकता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से हमने देखा कि बाजार का जादू आंख के माध्यम से आपके हृदय तक पहुंचता है और आपकी जेब तक पहुंच जाता है, जहां आपका मनी बैग है, आपका परचेजिंग पावर है, और उस परचेजिंग पावर पर इस कदर हावी हो जाता है, इस कदर हावी हो जाता है कि आपको वो कुछ न कुछ वस्तुएं लेने को करता है। लेकिन ये सारी चीजें कब होगी प्यारे बच्चों? जब आपका मन खाली होगा, और जब मन खाली होगा तो बाजार आपके ऊपर हावी जरूर होगा। इसीलिए जब भी आप बाजार जाएं, मन भरा होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, तब आपके ऊपर बाजार कभी हावी नहीं होगा। एक बात, बाजार की असली कृतार्थता लेखक ने क्या मानी कि आवश्यकता के समय काम आना। जब जिस चीज की आवश्यकता है वो चीज आपको बाजार से मिल जाए तो मान के चलिए आपका मन, आपका जीवन कृतार्थता से भरा पड़ा है और आप संपूर्ण भाव से रहोगे, आपका जीवन सफल है। वरना अगर आपने बहुत सी चीजें खरीद ली, वो चीजें आपके कोई काम नहीं आ रही है, तो आपको इस बात की भी चिंता रहेगी कि यार मैंने पैसे यूं ही खर्च कर लिए। तो इस बिंदु से आपको बचना है, इस व्यवहार से आपको बचना है, तभी आप बाजार के इस परचेजिंग पावर को समझ पाओगे, और बाजार के परचेजिंग पावर को समझकर आप अपने मन को और अपने हृदय को संतुलन में रखकर आप अपने जीवन को संतुलित जीवन प्रदान कर सकते हो। तो आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे बच्चों। आशा करता हूँ आपको ये गद्यांश, ये निबंध, जो वैचारिक निबंध जैनेंद्र का था, समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है ये, और परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसको आराम से पढ़ें। किसी प्रकार का कोई डाउट या समस्या हो तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और बाजार में और क्या क्या बातें होती हैं एक नए प्रकरण के रूप में। तब तक के लिए नमस्कार।